तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने सुना कि प्रताप रुद्रा को बता रहा था कि कैसे कृतिका को बचाने के लिए उसने सेठ जी होने का ढोंग रचकर अकेले ही भामरागढ़ जा पहुंचा, जहां भामरागढ़ में सराय के शराब खाने में उसे वो व्यक्ति मिला जो लड़कियों की बोली लगाता था। प्रताप से मुफ्त की शराब पीने के बाद उसने प्रताप के सामने जिन लड़कियों की बोली अगले दिन लगने वाली है उनसे आज मिलाने का प्रस्ताव रखा, जिस पर प्रताप ने हामी भरी और अब वो दोनों गांव से दूर उस जगह जाने लगे। तो चलिए दोस्तों, अब सुनते हैं प्रताप के कहानी का अगला पड़ाव। आप सुन रहे हैं आदि शक्ति का रहस्य एपिसोड 12। अब तक की पूरी कहानी को रुद्रा किसी छोटे बच्चे की तरह सुन रहा था। तभी प्रताप अपनी कहानी को जारी रखते हुए कहने लगा। हम उस सुनसान पहाड़ी रास्ते पर चल ही रहे थे कि तभी वो व्यक्ति जिसने अपना नाम किशोर बताया था वो एक खाई में उतरने लगा। मैं उसके पीछे ही था। झाड़ियों को पार करते हुए हम लोग एक छोटे से मैदान में आ गए। वहां मैंने देखा कि मैदान के बीचों बीच एक 10 बाय 10 का छोटा सा घर था, जिसके दरवाजे पर 2 सैनिक पहरा दे रहे थे। हम लोग जाकर उन सैनिकों के सामने खड़े हो गए। किशोर ने मेरे सामने हाथ फैलाया। मैं उसका इशारा भाप गया। मैंने झट से कमर से एक सिक्कों की थैली निकाली और उसमें हाथ डालकर मुट्ठी भर सिक्के बाहर निकाले और किशोर के हाथ पर रख दिए। किशोर ने वो सिक्के उन दोनों सैनिकों को दे दिए। सिक्के हाथ में आते ही दोनों सैनिकों ने हटकर हमें अभिवादन किया, फिर दरवाजा खोलकर हमें आगे बढ़ने का इशारा किया। उस घर के अंदर नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां बनी थी। मुझे लगा शायद ये कोई तहखाने की सीढ़ियां होगी और मेरा अंदाजा सही निकला। वो तहखाने की ही सीढ़ियां थी। हम लोग कुछ देर तक उन सीढ़ियों से नीचे उतरते रहे। तभी आगे एक बहुत बड़ा दालन आया। मुझे ठीक से तो पता नहीं, पर दालन के दोनों ओर शायद 25-25 कमरे होंगे और मेरे अनुमान के अनुसार हर कमरे में कोई ना कोई लड़की रही होगी। चलते चलते हम लोग दालन के आखिरी छोर तक लगभग पहुंचने ही वाले थे कि तभी किशोर रुक गया। वो 10 नंबर का कमरा था। फिर किशोर ने 3 बार बिल्ली की आवाज निकाली। वो कुछ इस प्रकार का आवाज निकाल रहा था। म्याऊ, म्याऊ, म्याऊ। उसे ऐसे आवाजें निकालते हुए देख मुझे लगा कि तब पी हुई शराब इसे अब चढ़ रही है जो ये इस तरह की आवाजें निकाल रहा है। पर जब उसकी आवाज से दरवाजा खुला तब मैं समझा कि ये नशे का असर नहीं था, वो एक गुप्त संकेत दे रहा था। दरवाजा खुलते ही हम लोग अंदर प्रवेश करने लगे, जहां 2 सैनिक खड़े पहरा दे रहे थे। आगे लोहे का दरवाजा था। उनके पीछे शायद और कोई कमरा होगा, मैं अंदाजा लगा रहा था। तभी किशोर ने फिर से मेरे सामने हाथ बढ़ाया और मैंने भी पिछली बार की तरह थैली में हाथ डालकर मुट्ठी भर सिक्के निकालकर उसके हाथ में रख दिए। इस बार भी किशोर ने वही किया। उसने वो सिक्के उन सैनिकों को दे दिए। सिक्के मिलते ही दोनों सैनिकों के चेहरे खिल गए थे। फिर उन्होंने हम दोनों के सामने झुककर हमारा अभिवादन किया। उनमें से एक सिपाही ने उस लोहे के दरवाजे का ताला खोल दिया और अंदर बढ़ते हुए हमें साथ आने का इशारा करने लगा। उसके पीछे चलने के बाद मैंने ये पाया कि आगे एक सलाखों वाला दरवाजा था, जिसके पीछे 5 लड़कियां बैठी थी, जिनके हाथ पांव मजबूत रस्सी से बंधे हुए थे। उन्हीं लड़कियों में कृतिका भी बैठी हुई थी। कृतिका की ये हालत देखकर मेरा खून खौलने लगा था। मैं फौरन हरकत में आ गया। मैंने एक झटके में अपने कपड़ों के अंदर छुपाई हुई तलवार बाहर निकाली और एक वार में दोनों सिपाहियों के सर को धड़ से अलग कर दिया। फिर मैंने अपनी तलवार किशोर के गर्दन पर रखी। अकस्मात हुए हमले से किशोर बुरी तरह डर गया था। अगर उसका बस चलता तो वो कब का वहां से भाग जाता, पर गर्दन पर रखी तलवार की वजह से वो ऐसा कदम उठाने की सोच भी नहीं सकता था। मैंने उसके गर्दन पर अपनी तलवार का दबाव बढ़ाते हुए कहा, चल अब जल्दी से ये ताला खोल। उसने डर के मारे तुरंत सैनिक के हाथ से चाबी ली और ताले को खोलकर दरवाजा खोलने लगा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, मैंने उसी समय उसका भी सर धड़ से अलग कर दिया। फिर कृतिका के पास आकर मैंने उसके हाथ पांव खोल दिए और हम दोनों ने मिलकर बाकी लड़कियों की भी रस्सियां खोल दी
पहले तो वो सारी लड़कियां खुश दिखाई दे रही थी, पर जैसे ही उन्हें इस बात का पता चला कि अभी वो लोग पूरी तरह से मुक्त नहीं हुए हैं, तो उनके चेहरे पर वो डर साफ दिखाई देने लगा था। मैंने सबको शांत रहने का संकेत किया और चुपचाप मेरे पीछे आने को कहा। बरामदे में आकर मैंने एक बार फिर से पूरे बरामदे का जायजा लिया। फिलहाल तो वहां हमारे अलावा और कोई नहीं था। मैं धीरे धीरे उस ओर बढ़ने लगा जिस ओर से मैं आया था। सीढ़ियां चढ़कर हम लोग ऊपरी कमरे में जमा हो गए, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था। एक पल के लिए तो मैं घबरा गया, पर अगले ही पल खुद को संयमित करके उन सभी लड़कियों को दरवाजे के पास वाली दीवार से सटकर खड़े होने को कहा। मेरा इशारा पाकर सभी लड़कियां दीवार से सटकर खड़ी हो गई। उस वक्त जो तलवार मेरे पास थी वो मैंने कृतिका के हाथ में दे दी और धीमी आवाज में मैंने उसे मेरे मन में चल रही सारी योजना के बारे में विस्तार से समझाया। पूरी तैयारी करने के बाद मैंने दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन दरवाजा खुलने की बजाय उसका एक सुराख खुल गया जहां से बाहर खड़ा सिपाही अंदर झांकने लगा। लड़कियां ठीक दरवाजे के बाजू वाली दीवार से सटकर खड़े होने की वजह से वो सिपाही उन्हें देख नहीं पा रहा था। मुझे सामने पाकर वो बोला, सेठ जी आप? और किशोर कहाँ है? तब मैंने उससे कहा, अरे भाई सौदा पक्का हो गया है, इसलिए किशोर ने तुम्हें तुम्हारा हिस्सा लेने तुम्हें बुलाया है। और इस तरह मेरी चाल कामयाब रही, क्योंकि मेरी बात सुनकर वो दरवाजे को खोलने लगा था। उसने दरवाजा थोड़ा सा खोलकर सिर्फ अपना सिर अंदर डाला और वो मुझसे कुछ कहने ही वाला था कि तभी कृतिका ने तलवार चला दी। कृतिका के वार से उस सैनिक की गर्दन अलग तो नहीं हुई, पर वो बचने की स्थिति में भी नहीं रहा। अपनी गर्दन पर हाथ रखते हुए वो दरवाजे के बीच में ही गिर पड़ा। उसकी ये हालत देखकर दूसरे सैनिक ने हमला करने की बजाय वहां से भागना उचित समझा और वो वहां से भागने लगा। हम लोग अब बाहर आ गए थे। बाहर आते ही सभी ने एक लंबी राहत भरी सांस ली। फिर मैंने दरवाजे के बीच गिरे सैनिक को अंदर की ओर ढकेलकर दरवाजा बाहर से बंद कर लिया। अब हमें काली पहाड़ी की ओर बढ़ना था, जहां महामंत्री ने हमारे लिए कुछ घोड़ों की व्यवस्था कर रखी थी। हम लोग झाड़ियों से छिपते छुपाते आगे बढ़ रहे थे। वो जंगल बहुत घना था और हमारे लिए अनजाना भी, इसलिए मुझे बार बार रास्ता भूल जाने का डर सता रहा था। साथ में लड़कियां होने की वजह से वैसे भी हमारी गति बहुत कम थी। अच्छी बात केवल ये थी कि जिस जगह हमें पहुंचना था वो जगह हमें साफ दिखाई दे रही थी। उस जगह का नाम था मनदेवगढ़, जहां हमें पहुंचना था। मनदेवगढ़ इस काली पहाड़ी के 21 शिखरों में से एक था, जहां जाने का रास्ता बड़ा ही कठिन था। उस शिखर तक जाने के लिए हमारे सामने कोई पगडंडी या रास्ता नहीं था, इसलिए हम लोग बस सीधे सीधे उस ओर बढ़ रहे थे। हमारे पास समय बहुत कम था क्योंकि जल्दी ही शाम होने वाली थी। फिर रात होते ही जंगल का माहौल एकदम से बदल जाएगा। इतना घुप अंधेरा हो जाएगा कि सामने मौजूद पेड़ पौधे भी नहीं दिखाई देंगे और ऊपर से जंगली जानवरों का भी खतरा बढ़ जाएगा। ये सब सोचकर ही मेरी चलने की गति अपने आप ही बढ़ गई। कृतिका समेत वो चारों लड़कियां मेरी गति की बराबरी करने की कोशिश कर रही थी। तभी सामने एक बहुत बड़ा जलाशय दिखाई पड़ा। पानी को देखकर सभी के चेहरे खिल गए। मैंने चारों ओर अपनी नजर घुमाकर सुरक्षा का जायजा लिया। फिर हम लोग पानी के पास उतर गए। सभी ने जी भरकर पानी पिया, फिर हाथ मुंह धोकर तरोताजा हो गए। तभी पानी में बड़ी बड़ी मछलियां दिखाई पड़ी। वैसे तो भूख सभी को लगी थी, लेकिन खाने को कुछ ना होने की वजह से सब चुप थे। लेकिन मछलियां देखकर सभी की भूख मानो जाग गई थी। लड़कियों ने अपने दुपट्टे का उपयोग जाल की तरह करके मछलियां पकड़ना शुरू किया। वहां मछलियों की इतनी भरमार थी कि कुछ क्षण में उन्होंने 10 से 12 मछलियां पकड़ ली। सभी ने पानी से बाहर निकलकर मछलियों को साफ किया और उसे कच्चा ही खाने लगे। उस समय हमारे पास आग जलाने का कोई विकल्प नहीं था, इसलिए मछलियों को भूंजकर खाने के बारे में किसी ने सोचा तक नहीं, बस ऐसे ही कच्चा खाने लगे।
सभी ने पेट भर मछलियां खाई। अब सभी के चेहरे पर संतुष्टि का भाव साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन अब शाम हो चुकी थी। जंगल में धीरे धीरे उजाला कम होने लगा था। लग रहा था कि 1 घंटे के भीतर अंधेरा हो जाएगा और अभी हमारी मंजिल बहुत दूर थी। इस बात का पता चलते ही मैं थोड़ा परेशान हो गया, क्योंकि मैं उन लड़कियों के साथ जंगल में रात बिताना नहीं चाहता था। इसलिए मैंने तुरंत सबको चलने को कहा। सभी लड़कियां मेरे पीछे पीछे चलने लगी। कुछ देर उस जलाशय से सटकर चलने के बाद हम लोग नीचे ढलान की ओर उतरने लगे। मेरा उद्देश्य था नीचे घाटी से होकर चलना। तभी ऊपरी ओर से कुछ आवाजें सुनाई दी। हमने देखा कुछ लोग घोड़ों पर बैठकर ऊपर से जा रहे थे। वो रुक रुक कर नीचे खाई की ओर देख रहे थे। हम लोग घनी झाड़ियों में होने की वजह से अब तक उनकी नजर में नहीं आए थे। हम सब वही झाड़ियों में छुपकर उनके जाने की राह देख रहे थे। तभी मेरी नजर दूसरी ओर गई। वो दृश्य देखकर मेरा पूरा शरीर कांप उठा। मैंने देखा कि दूसरी ओर हमारे करीब 50 मीटर की दूरी पर एक बाघ हमले के लिए घात लगाए बैठा था और धीरे धीरे वो हमारे करीब आ रहा था। अब तो सचमुच मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। मैं मन ही मन भोले बाबा का नाम लेने लगा। गनीमत थी कि अब तक सब लड़कियों की नजर उन घुड़सवारों पर ही थी, अन्यथा बाघ को अपने इतने करीब देखकर सभी लड़कियां शोर मचाकर इधर उधर भागने लगती। मैंने एक नजर लड़कियों को देखा और अगले ही पल बाघ की तरफ देखने लगा। जैसे ही मैंने बाघ को देखा तभी बाघ ने भी छलांग लगा दी। तो आप बाघ से कैसे बचे? रुद्रा ने उत्सुकता वश पूछा, जिस पर प्रताप कहने लगा, हाँ रुद्रा, बताता हूँ, सुनो। असल में बाघ ने हमारे ऊपर नहीं बल्कि हमसे कुछ दूर सामने ही छलांग मारी थी, और जहां उसने छलांग मारी थी वहां से एक हिरन निकलकर भागने लगा था। मतलब बाघ की नजर उस हिरन पर थी, हम पर नहीं, और मैं खामखा ही घबरा रहा था। खैर आगे सुनो। बाघ के छलांग लगाते ही जब हिरन वहां से भागने लगा तब बाघ भी उसके पीछे भागने लगा। जब ऊपरी लोगों ने देखा कि हिरन के पीछे बाघ भाग रहा है तो उन्होंने भी अपने घोड़े हिरन और बाघ के पीछे दौड़ा दिए। अब वहां हमारे सिवा और कोई नहीं था। ये देख मैंने राहत की सांस ली और उन लड़कियों को साथ लेकर तेजी से नीचे उतरने लगा। तो दोस्तों, इस खतरे से तो किसी तरह प्रताप और उसके साथ मौजूद लड़कियां किसी तरह बचने में कामयाब रहे, पर क्या वो लोग आगे आने वाले खतरे का सामना कर पाएंगे? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड।